प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 1.1। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर्स के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। तो देखना, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो कृपया रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को देखने के बाद में लाइक और शेयर जरूर करें। लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अपने को पता लगाना है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए, इस क्वेश्चन में n क्या बताया है? n बताया है बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N क्या होता है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है जिसमें प्राकृत संख्याएं होती हैं। प्राकृत संख्याएं कहां से कहां तक होती है? प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होकर के 1, 2, 3 वाले रास्ते से अनंत तक जाती हैं। तो हमें इस n का मान प्राकृत संख्याओं से लेना है। ओके, फिर अपने को बोला है संख्या 6 की घात n। एक नंबर दिया है अपने को, एक संख्या दी है 6 की घात n, और ये n आपको कहां से लेना है? नेचुरल नंबर से लेना है, प्राकृत संख्याओं से लेना है। जैसे ही मान लो मैं n का मान इस कैपिटल N प्राकृत संख्याओं के सेट से लूंगा तो कोई ना कोई नंबर तो आएगा। मान लो n का मान मैंने 1 ले लिया। n का मान जैसे ही मैं 1 लूंगा तो ये संख्या क्या हो जाएगी? ये संख्या 6 की घात 1 बराबर 6 हो जाएगी। ओके, यदि मैं n का मान 2 ले लूं तो, यदि मैं n का मान 2 लूंगा तो ये जो संख्या है ये 6 की घात 2 यानी 6 गुना 6 हो जाएगी। अपने से क्या पूछा गया है कि यदि इस n का मान प्राकृत संख्या से लिया जाए तो वो जो संख्या आएगी 6 की घात n के रूप में, क्या वो 0 पे समाप्त हो सकती है? प्यारे विद्यार्थियों, एक बात सुनिएगा, कोई भी संख्या अगर 0 पे समाप्त होती है तो उसके लिए अनिवार्य कंडीशन है कि उस संख्या का जो 0 पे समाप्त होती है उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड किया जाए तो 2 और 5 ये दो गुणनखंड 100% आएंगे, कन्फर्म आएंगे। तो मैं जैसे ही इस 6 का अभाज्य गुणनखंड करता हूं तो इसका अभाज्य गुणनखंड आएगा 2 गुना 3। क्या इसमें 5 आया? 2 तो आया है लेकिन 5 नहीं आया। अगर मैं इसका अभाज्य गुणनखंड करूं तो देखो 6 का हो जाएगा 2 गुना 3, फिर 6 का हो जाएगा 2 गुना 3। अगर मैं घात 3 भी लगा देता तो वापिस गुणा में 6 और आ जाता, फिर 2 गुना 3 ही आना था। 5 आने का कोई सवाल नहीं उठता। और जब तक गुणनखंड 5 नहीं आएगा तब तक शून्य नहीं बनेगा, क्योंकि शून्य बनने के लिए अनिवार्य कंडीशन है कि 2 और 5 गुणा में होने चाहिए। तो आप यहां देख रहे होंगे जो भी संख्या आ रही है, मैं n का मान लेने के बाद में, तो जो गुणनखंड आ रहा है उसमें 2 और 3 ही आ रहा है, 5 का कोई स्थान है ही नहीं। और जब 5 नहीं आएगा तो 0 भी नहीं आएगा। इसका मतलब अपना आंसर होगा कि 6 की घात n कभी भी, 6 की घात n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, समाप्त नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि शून्य पे समाप्त होने के लिए 2 और 5 अवश्य होने चाहिए, जो इसके गुणनखंड में मौजूद नहीं है। 2 है लेकिन 5 नहीं है, और जब तक 5 नहीं आएगा तब तक 10 नहीं बनेगा, और जब 10 नहीं बनेगा तो 0 नहीं आएगा। मतलब 6 की घात n 0 पे समाप्त नहीं हो सकती। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? पहली संख्या दी है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13,
और दूसरी संख्या दी है। अपने से पूछा है कि ये दोनों भाज्य संख्याएं क्यों हैं, कारण बताओ। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हो भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? सुनो, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या उस संख्या को कहा जाता है जिसमें एक का भाग जाए, संख्या का स्वयं का भाग जाए और इन दोनों को छोड़ के किसी तीसरी संख्या का भी भाग चला जाए तो वो संख्या भाज्य संख्या होती है। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे मान लो एक नंबर ले रहा हूं मैं 35, तो ये जो 35 मैंने संख्या ली है इसमें एक का भाग जा रहा है क्या? बिल्कुल इसमें एक का भाग जाएगा। क्या इसमें खुद का भाग जा रहा है क्या? 35 का भाग जा रहा है क्या? बिल्कुल जाएगा। एक और खुद 35 को छोड़ के क्या तीसरी संख्या का इसमें भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। 5 का भी जा रहा है, 7 का भी जा रहा है। इसका मतलब 35 एक भाज्य संख्या है। अब देखो, अपने से पूछा है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ये कोई नंबर दिया है और पूछा है क्या ये भाज्य संख्या है। तो देखो, अगर मैं 7 की 11 की 13 की गुणा करके और उसमें 13 जोड़ दूं तो कोई नंबर तो आएगा, 100% कोई संख्या तो आएगी। उस संख्या में क्या एक का भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। क्या उस संख्या का खुद का भाग जाएगा? 100% जाएगा। एक और उस संख्या को छोड़ के भी क्या किसी संख्या का भाग जाएगा? ये हम चेक करते हैं। तो देखो, इनकी गुणा नहीं करनी, इनसे कुछ कॉमन आ रहा है क्या? चेक करो। तो देखो, 13 यहां भी है, 13 यहां भी है, इन दोनों से 13 कॉमन आ रहा है तो बचेगा 7 गुणा 11 प्लस 1, मतलब 13 गुणा 7 की 11 से गुणा करेंगे 77 आएगा, उसमें 1 जोड़ेंगे 78 हो जाएगा। तो अब देखिए, इसमें 13 का भाग जाएगा। ये जो 13 की 78 से गुणा करेंगे संख्या आएगी, तो संख्या में खुद का भाग जा रहा है, एक का भी जा रहा है। और 13 देखना, इसका एक गुणनखंड है और किसी संख्या का यदि कोई गुणनखंड होता है, उस गुणनखंड का भाग उसमें अवश्य जाता है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 35 में एक का भाग भी जाएगा, 35 का भी जाएगा और इसमें 5 का भाग भी जाता है। अब सवाल उठता है 35 में 5 का भाग क्यों जाता है? क्यों? क्योंकि 35 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो गुणा में 5 आएगा, मतलब इसका एक टुकड़ा 5 होगा अभाज्य, जिसमें 5 का भाग 100% जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसका एक गुणनखंड है। तो देखिए, 13 गुणा 78 में 13 का भाग भी जाएगा, क्योंकि 13 इसका एक अभाज्य गुणनखंड आया है और इसका गुणनखंड 13 होने की वजह से इसमें एक का भाग भी जाएगा, खुद संख्या का भाग भी जाएगा और इन दोनों को छोड़ करके 13 इसका एक गुणनखंड है तो इस 13 का भी भाग जाएगा। अतः यह एक भाज्य संख्या है। तो आंसर क्या लिखेंगे? इस संख्या में एक व स्वयं के अलावा 13 का भाग जाएगा, 13 का भाग जाएगा, क्योंकि 13 इसका एक गुणनखंड है, 13 इसका एक गुणनखंड है। ये इसका आंसर है। देखो, 35 में एक का भाग जाता है, 35 का भी जाता है। अब मैं आपसे पूछूं क्या 35 में 7 का भाग जाएगा? तो 35 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना तो 5 गुणा 7 आएगा। देखो, गुणनखंड 7 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, तो इसमें 7 का भाग भी जाएगा। ऐसे पता करते हैं। तो इसमें 13 का भाग भी जाएगा, इसलिए ये एक भाज्य संख्या है। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरी संख्या इसने लिखा है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। ये कोई नंबर है, कोई संख्या है, गुणा करने के बाद में 5 जोड़ने के बाद में आएगी। अपने से पूछा है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। देखो, इसमें एक का भाग जाएगा, 100% जाएगा
और इनको गुणा करके 5 जोड़ेंगे तो कोई नंबर आएगा, उस नंबर में खुद का भाग भी जाएगा उसका, मतलब 1 का और खुद का तो जा ही रहा है। इसके अलावा इन दोनों से देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो इन दोनों से जैसे ही मैं कॉमन लूंगा तो 5 कॉमन आ रहा है। देखिए 5 यहां भी है और यहां भी है। जैसे ही मैं 5 कॉमन लूंगा तो यहां क्या बचेगा, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। देखो देखिए गुणा में 5 आ रहा है क्या, बिल्कुल गुणा में 5 आ रहा है। इसका मतलब इस संख्या का यदि अभाज्य गुणनखंड किया जाए तो एक गुणनखंड 5 मिलेगा पक्का। इसका मतलब इसमें 5 का भाग भी जाएगा, क्योंकि ये इसका एक गुणनखंड है। इसका मतलब ये हुआ कि इस संख्या में 1 का भाग भी जा रहा है, संख्या का खुद का स्वयं का भाग भी जा रहा है, और इन दोनों को छोड़ के 5 का भाग भी जा रहा है, क्योंकि 5 इसका एक गुणनखंड आया है। अतः यह एक भाज्य संख्या होगी। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, इस संख्या में 1 व स्वयं के अलावा 5 का भाग जाएगा, क्योंकि 5 इसका एक गुणनखंड है। समझ पाई बात। तो 5 इसका गुणनखंड होने के कारण इसमें 1 का भाग भी जाएगा, स्वयं का भी जाएगा और 5 का भी जाएगा, इसलिए ये एक भाज्य संख्या है। आशा करता हूं दोनों बातें आप समझ पाए होंगे। अब देखिएगा एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है और उस खेल के मैदान के चारों ओर वर्ताकार पथ बना हुआ है, वर्ताकार रास्ता बना हुआ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। अगर सोनिया इस मैदान का एक चक्कर लगाए तो उसे 18 मिनट लगते हैं। एक लड़का है रवि, अगर वो इसका एक चक्कर लगाए तो उसे 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर, एक ही स्थान से दौड़ेंगे, एक ही समय पर दौड़ेंगे, तो एक ही दिशा में चलते हैं और एक ही दिशा में दौड़ेंगे, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। हमें यह बताना है कि वो वापस प्रारंभिक स्थान पर कितने समय में मिल जाएंगे या कितने समय बाद मिलेंगे। तो देखिएगा हमें कुछ नहीं, इन दोनों का 18 का और 12 का LCM ज्ञात करना है। तो देखिएगा 18 और 12 का LCM ज्ञात करने के लिए पहले 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 के 3 से गुणा करेंगे 6, 6 के 3 से गुणा करेंगे 18। देखो 18 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे करेंगे। 18 में कितने का भाग जा रहा है, 2 का, कितना आएगा 9। 9 में कितने का जा रहा है, 3 का, कितना आएगा 3। 3 में कितने का जा रहा है, 3 का, कितना आएगा 1। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3। उसके बाद में 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, 2 गुणा 3। 2 की 2 से गुणा करो 4, 4 के 3 से गुणा करो 12। तो अभाज्य गुणनखंड 12 का आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब अपने को निकालना है LCM। ये बातें आप क्वेश्चन से पहले लिख देना। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं। उसके बाद में इन दोनों का LCM निकाल के दिखाना है। तो देखो LCM कैसे निकालेंगे, प्रत्येक संख्या को शामिल किया जाएगा, लेकिन संख्या वो ली जाएगी जो सबसे अधिकतम बार आ रही है। मतलब अगर मैं 2 लूंगा तो 2 दोनों में देखूंगा कि ज्यादा किस में आ रहा है। तो देखो सबसे पहले मैं 2 लेता हूं, तो 2 18 के अभाज्य गुणनखंड में एक ही बार आ रहा है, जबकि 12 के अभाज्य गुणनखंड में 2 बार आ रहा है। तो इसको शामिल करेंगे, लिखेंगे 2 गुणा 2। ओके। उसके बाद में बात करेंगे 3 की। तो 3 देखो इसमें आ रहा है 1 बार, इसमें आ रहा है 2 बार, तो इसको शामिल करेंगे, लिखेंगे 3 गुणा 3। और इनके अलावा कोई संख्या इसमें है नहीं। तो देखो 2 की 2 से गुणा करेंगे 4, 4 के 3 से गुणा करेंगे 12, 12 के 3 से गुणा करेंगे 36। मतलब रवि और सोनिया
36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।